हमारा चल क्या रहा भैया टॉपिक, आज का जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसको मैं आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट हमारा टॉपिक है। और इस फंडामेंटल राइट में अगर हम देखें, मौलिक अधिकार में हम देखें, तो हमने बेसिकली कितने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की है? 6 फंडामेंटल राइट होते हैं, इन सब के बारे में हमने देख लिया था। 6 फंडामेंटल राइट, जो पहला मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट है, वो है आपका राइट टू इक्वलिटी। कौन सा साहब? राइट टू इक्वलिटी, जिसके बारे में आपकी चर्चा चल रही थी। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी का बेसिक मतलब क्या है साहब? समानता का अधिकार, और इस पर हम चर्चा कर रहे थे, समानता का अधिकार, इस पर आपकी चर्चा चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समानता के अधिकार के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने कई सारी चीज़ों के बारे में देखा था, और वो क्या क्या जरा समझिएगा। पहली कंडीशन समानता के अधिकार में हमने ये देखा था, आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 यानी कि इसको हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 15 भी हमने डिस्कस कर लिया था, आर्टिकल 16 आपका है, इसके बारे में थोड़ा सा समझा था। इन 3 के बारे में हमने इससे पहले समानता के अधिकार में देख लिया है। समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से लेकर के आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक की चर्चा कराता है, ये था, ठीक है। अब आर्टिकल आता है कौन सा? आर्टिकल 17। कौन सा भैया आर्टिकल? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या, जरा इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, और आर्टिकल 17 में लिखेगा, इंपॉर्टेंट है। तो सही भैया जी, यहीं से थोड़ा समझने का प्रयास करिए इसको। आर्टिकल 17, ये इसको मैं हटा देता हूँ, पूरा लिखता हूँ। आर्टिकल 17 FR में चल रहा है, मौलिक अधिकारों में। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17, भैया जी बता सकते हैं आर्टिकल 17 क्या है? बहुत असमानता के अधिकार में, हाँ जी, अटचेबिलिटी, छुआछूत से अंत, हिंदी में क्या बोलेंगे साहब? छुआछूत से अंत, इसको हिंदी में बोलते हैं छुआछूत से अंत। टू गेट रिड फ्रॉम अनटचेबिलिटी, टू गेट रिड फ्रॉम अनटचेबिलिटी, ये भैया आर्टिकल 17 समानता का अधिकार ये कहता है कि सभी लोग समान होंगे, लेकिन अगर आप किसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं साहब छुआछूत, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं साहब, तो साहब क्या होगा साहब? इसका मतलब आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, समानता के व्यवहार तो नहीं हो रहा है, और वो कहते हैं अनुच्छेद 17 का वायलेशन हो जाएगा। साहब आपको मजे की बात बता दें कि साहब ये जो आर्टिकल है ना, इस आर्टिकल को IAS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। सोच लीजिए साहब कितना वैल्यूएबल। आपको लगे साहब ये तो हल्का था, आप देख लीजिएगा जाकर के पेपर, अगर आपको देखना IAS 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। किसी व्यक्ति का छुआछूत लैंग्वेज बना के डाला था उन्होंने, और पूछा गया था किस अधिकार के अंतर्गत आएगा, तो आर्टिकल 17 नहीं डाला था उन्होंने, समानता के अधिकार का वायलेशन हो रहा है, ये क्वेश्चन था। कई सारे 4 पढ़े थे, धर्म के अधिकार का, स्वतंत्रता के अधिकार का, समानता का, ऐसे पढ़ा हुआ था। तो 17 किसमें आता है? समानता के अधिकार में आता है, और समानता के अधिकार में छुआछूत का अंत आता है, तो स्वाभाविक सी बात है वो किसमें जाएगा? आर्टिकल 17 अंडर द समानता का अधिकार। तो ये तो आपका है। अच्छा क्वेश्चन ये उठता है कि साहब छुआछूत है क्या? क्वेश्चन तो ये उठता है ना साहब कि छुआछूत क्या है, भेदभाव क्या होता है? किसे कहेंगे आप भेदभाव? किस कंडीशन में कहेंगे भेदभाव? जस्ट इमेजिन करिए थोड़ा सा। गाँव में कहते हैं कास्ट सिस्टम को लेके कुछ जैसे छोटी जांच वगैरह होती है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, हो सकता है मैं इनकी पब्लिक में बेइज्जती कर दें, हो सकता है, डोंट माइंड। मैं ये भाई साहब को ले लो बगल में, भाई साहब पीले वाले भैया, नहीं भैया जी नए नए सोचा कि यार हमको बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक, टेंशन नहीं लेना। बेइज्जती किस आधार पे कर दूँ? जैसे मैं इनको देख लूँ और इनके बाद देखने का, यार ये तो आप पवित्र आदमी है, मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, इनको देखने के मेरे अंदर भी, इनको देखने से हमको नहाना पड़ेगा क्योंकि हम अछूत है। ऐसा ही होता आ रहा है इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसे ऐसे कैरेक्टर आपको मिलेंगे कि साहब जो लोअर कास्ट के व्यक्ति थे ना, वो जब गांव में एंट्री करते, NCERT लिखता है, गांव में जब एंट्री करते थे तो अपने साथ एक ढोल लेके आते थे, ढोल नगाड़ा बजाने वाला, और वो बजाते बजाते एंट्री कर रहे हैं साहब। और इस बात का मैसेज देना कि जो लोग रास्ते में हट जाइए, हम प्रवेश कर रहे हैं, मतलब इन द सेंस, मतलब कि अगर वो रास्ते में आ रहे हैं और किसी व्यक्ति को उन्होंने छू लिया तो साहब वो व्यक्ति भी अपवित्र माना जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा साहब। और ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को जो बाहर से आया हुआ था उसको सजा दी जाती थी, उसके हाथ काट सकते हैं, उसके नाक काट लेते थे, उसके कान काट देते थे, मतलब उसको पनिशमेंट मिलता था, फिजिकल पनिशमेंट। तो पहले से वो इन्फॉर्म करता था, और गांव में घुसने की परमिशन होती ही नहीं थी, जब बहुत ज़रूरी काम होगा तभी आओगे।
तो ये क्या थी, अनटचेबिलिटी थी, मतलब किसी प्रकार का। तो अनटचेबिलिटी का एक तरह से देखा जाए तो अनटचेबिलिटी का बेसिक मतलब ये है कि आपकी फीलिंग को हर्ट करना, भावनाओं को। मैं इसको प्रैक्टिस आ रहा हूँ, मतलब जैसे कह रहे हैं ना साहब, कैसे आप कहा जाए कि आप अनटचेबल हैं, जब किसी व्यक्ति को अपने से कम स्तर का महसूस करा दिया जाए, यही तो भेदभाव है। अनटचेबिलिटी, छुआछूत हो रहा है साहब, और वो किस आधार पर तय किया जाता है, कास्ट के आधार पर। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई अनटचेबिलिटी है क्या, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा छुआछूत क्या है। संविधान बनाने वालों ने लिख दिया छुआछूत का अंत करेंगे, लेकिन कहीं भी ये नहीं एक्सप्लेन किया कि छुआछूत है क्या। तो कैसे तय करोगे छुआछूत हो रही है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है इंपॉर्टेंट कि किसके पास संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने का राइट है, मतलब संविधान की व्याख्या करने का राइट किसके पास है, अधिकार किसके पास, क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। उसमें ऑप्शन पड़ा होगा संसद, सरकार, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे पड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान को एक्सप्लेन करने का राइट है, व्याख्या करने का। द राइट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लिख लीजिए लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साहब। क्या कह रहा है साहब, सुप्रीम कोर्ट के पास है संविधान की व्याख्या का अधिकार। लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और उस मूवमेंट में आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, आपको लगेगा ये हो सकता है, ये हो सकता है। संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। द राइट ऑफ द इंटरप्रिटेशन, राइट ऑफ द इंटरप्रिटेशन इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द राइट ऑफ द इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, इंटरप्रेट करना, व्याख्या करना। द राइट ऑफ द इंटरप्रिटेशन इन द हैंड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। और यही कारण है जब कोई भी मुद्दा फंसता है कानूनी तौर पे, तो हम कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं साहब, कि सर वो हमारा न्याय करेंगे। न्याय की आशा लिए चले जाते हैं, ठीक है। अब जॉनी एलएलबी तुम देख लियो, न्याय की आशा कैसी होती है, डायलॉग सुने ना, तो वही है साहब, छुआछूत का अंत। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सप्लेन किया है साहब, उसका वर्डिक्ट है। वर्डिक्ट क्या कहता है कि साहब किसी भी व्यक्ति के आधार, साहब जो अनटचेबिलिटी की जाएगी वो सिर्फ कास्ट के आधार पर की जाती है। हमने आपसे कहा कि साहब आप निचले कास्ट में, इसका मतलब क्या है, आपका जन्म तो तय करेगा ना, यानी कि जो अनटचेबिलिटी कहाँ से प्रैक्टिस होती है, बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार में। अगर आप ब्राह्मण खानदान में पैदा होते, ब्राह्मण घर में पैदा होते, तो आप उच्च वर्ग के हो गए। अगर आप एससी कैटेगरी में पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब आप क्या हो गए, बैकवर्ड हो गए या निम्न कास्ट के हो गए। तो आपका जन्म तय कर रहा है कि साहब आप किस कास्ट में हो। तो जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जा रही है किस आधार पर की जा रही है साहब, बर्थ के आधार पे है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सप्लेनेशन है, आपको इतना नहीं रखना है, मैं सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाए परमानेंट कि साहब होता क्या है। तो आर्टिकल जो 50-17 है, इसको हल्के मत ले लेना, इसे बहुत कुछ है। अब क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, मैं उन सबको छोड़ रहा हूँ। 1976 में एक एक्ट आया था जिसके आधार पर अगर किसी व्यक्ति के साथ में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है तो उसको कानूनी तौर पे सजा देने का प्रावधान यहाँ किया गया है। आया एक्ट है पूरा, ठीक है, वो मुद्दा का बात अलग है। तो ये भैया आर्टिकल 17 समझ में आ गया, भूलोगे तो नहीं अब, और जब भूलने का प्रयास करें तो अपने आप को मान लेना अनटचेबल, अपने आप को लोअर कास्ट बोल लो, अपने आप याद हो जाएगा सर। ऐसे मैं भी याद करता था सब। अनुच्छेद 18 डाल लीजिए, आर्टिकल 18, समानता का आखिरी आर्टिकल, क्योंकि समानता के अधिकार की बात कर रहे थे, और समानता का अधिकार जो है, समानता का अधिकार कहां से कहां तक था, आर्टिकल 14 से 18, और आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, पहले आर्टिकल 18 के बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है साहब, अनुच्छेद 18 बहुत मजेदार है साहब, बहुत मजेदार है। क्या कहता है 18-18, सिंपल से एक लैंग्वेज पड़ी होती है, उपाधियों का अंत, रिमूवल ऑफ द टाइटल। एक लाइन लिख लीजिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। क्या साहब, रिमूवल ऑफ द टाइटल, उपाधियों का अंत। रिमूवल ऑफ द टाइटल, रिमूवल ऑफ द टाइटल, इसका क्या मतलब हो रहा है साहब, इसका मतलब ये है कि साहब सरकार ये कह रही, संविधान बनाने वालों ने कहा कि यार एक ज़माना था जब हम आप अच्छा काम करते तो आपको राजा की उपाधि दे दी जाती थी, नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि, दीज आर द टाइटल्स। तो क्या ऐसा नहीं कि जो लोगों के सामने आप जाओगे बढ़िया सर का टाइटल लिए, सर अभिषेक सिद्धि पधार रहे हैं, राजा अभिषेक दीक्षित, तो अजीब लगेगा, भैया जी प्रभात बैठे होंगे वहाँ पे, इनको लगेगा यार हम थोड़ा निचली कास्ट के, इसी कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली, इनको टाइटल मिल गया। ऐसा सोचा उस समय, तो लोगों के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता था, अपने आप को नीचा ना महसूस करें, इसलिए कहा किसी व्यक्ति को टाइटल नहीं देगा कोई व्यक्ति, कितना भी काम करोगे कोई टाइटल नहीं देना, गवर्नमेंट देगी और ना धारण कर सकते। ये भी नहीं कि अपने मन से लगा लिया तुमने राजा शिवेंद्र कुमार, ऐसा नहीं हो सकता साहब।
नहीं लगा सकते, इट इज़ इलीगल, नहीं लगा ही नहीं सकते साहब। अब राजा भैया बोलते हैं, बात अलग है। अब राजा किसी का नाम हो तो क्या बात अलग है, टाइटल नहीं लगा सकते आप। मुद्दे की बात में आई जा रहा था, टाइटल हटा दिया गया। लेकिन क्या कोई व्यक्ति टाइटल धारण कर सकता है? तो यहाँ पे बताया गया अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं, 2 लोगों को छोड़ा गया है। क्या है? एक्सेप्शंस हैं। और वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं? एजुकेशन। अपवाद लिख लीजिएगा, कौन कौन से अपवाद हैं? अपवाद में आपका आता है कि साहब शिक्षा, एजुकेशन, और किस में साहब टाइटल गेन कर सकते हैं आप? कहना 2 चीज़ों में, टाइटल शिक्षा हो या आपका डिफेंस। डिफेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेना। यानी कि एजुकेशन एंड डिफेंस के क्षेत्र में आप टाइटल रख सकते हैं। इसीलिए तो देखा होगा आपने, जो लगाते हैं इंजीनियर, विकास दुबे अगर बनना चाहे भविष्य के इंजीनियर, तो क्या है साहब, आपने देखा होगा ना, इंजीनियर लगाते हैं, इंजीनियर IR, ये टाइटल ही तो है ना सर। आज टाइटल नाम के आगे जब लगाया जाता तो टाइटल कहलाता साहब। तो तुमने तो कहा उपाधियों का अंत कर दिया जाए तो टाइटल इंजीनियर कैसे लिख लोगे तुम? तो कहा गया कि एजुकेशन वाले लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की, मेहनत की है, तो उनका मेहनत का फल मिलना चाहिए साहब। तो संविधान बनाने वालों का इंजीनियर अलाउड होगा। पढ़ के आते तभी तो कहते हैं डॉक्टर संदीप। तो डॉक्टर जो लगा हुआ है ये टाइटल है, क्योंकि नाम के आगे लग गया। टाइटल है क्या? जब भी किसी के नेम के आगे कोई वर्ड ऐड किया जाएगा वो टाइटल बन जाता है। ठीक है, टाइटल कहलाएगा साहब, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे आप डॉक्टर लगाते हैं आगे, तो डॉक्टर और इंजीनियर इज अलाउड, वो एक टाइटल है, वो लगा सकते हैं आप। एडवोकेट वगैरह भी तो टाइटल ही हुआ है, टाइटल ही तो। हाँ, तो शिक्षा से आ रहा है ना साहब, शिक्षा से तो लेके आ रहे हैं एडवोकेट। ऐसा थोड़ा ना कि आपने जंग जीती और एडवोकेट लगा लिया। एजुकेशन से गेन की गई साहब। आर्मी में से यही होता है साहब, मेजर, लेफ्टिनेंट, मेजर जनरल प्रताप, बहुत फेमस मूवी है, उसमें मेजर जनरल प्रताप पाया जाता है। शौर्य नाम की मूवी है, शौर्य जो भी है। तो साहब ये जो वर्ड है ना टाइटल, ये मेन आउट है यहाँ पे। ब्रिगेडियर, परमवीर सम्मानित, ये क्या परमवीर चक्र जो मिलता है, जो भी दिए जा रहे हैं वहाँ पे, वो सब टाइटल है, अलाउड है। क्योंकि डिफेंस के लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं ना साहब, तो उनको साहब उनको क्या करना, उनका मोटिवेशन बढ़ाना है, इसलिए टाइटल वहाँ अलाउड कर रखा है। संविधान बनाने वाले सोचो, आज से 70 साल पहले ये सब सोच लिए थे कि क्या हो सकता है, और आप बताओ एक बुक नहीं पढ़ पा रहे हो। स्थितियाँ देखिए कहाँ बैठे आप। सो दिस इज अलाउड। क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो टाइटल वाली बात है, हमने कहा कि टाइटल नहीं रख सकता कोई व्यक्ति, लेकिन कल को हम बहुत अच्छा काम कर जाएं, मतलब हम कर लें, कोई भी कर ले जाए, और अमेरिका हमको बुलाता है, भाई साहब आओ हमारे यहाँ स्पीच देने के लिए, हम चले गए यार भैया, सम्मानित है। MIT ने बुला लिया, मैसाचुसेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT जानते हैं, इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे नंबर 1 कॉलेज माना जाता है। सिलेक्शन ही नहीं होता साहब। IIT से जो है ना, उनका जो एम होता है, जब कोई IIT में सिलेक्ट हो जाता है तो चाहता है पोस्ट ग्रेजुएशन करे, तो उसका जो ख्वाब होता है जो सबका पूरा नहीं होता है, कि वो MIT में एडमिशन ले ले। MIT सबको मिलती नहीं। इंजीनियरिंग IIT से करने वाले कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि IIT वालों को, लेकिन IIT में हुआ इसका मतलब टैलेंटेड हो गए, तभी आप IIT पहुँचे साहब। तो साहब MIT, चलो हमको स्पीच देने के लिए बुलाया जा रहा है, मतलब में तो सही है, वहाँ पे हम स्पीच दे रहे हैं साहब। उसके बाद वो उनके यहाँ अलाउड है, क्योंकि अमेरिका में तो हो सकता है अलाउड हो, किसी भी कंट्री एग्जांपल देना है, वहाँ टाइटल अलाउड हो, और वो हमको टाइटल देना चाहते हैं, तो क्या हम गेन कर सकते हैं? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। अब कंडीशन मेंटेन करते हैं, पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। अब इसी में ना बहुत कुछ किया जा सकता है, समझा जा सकता है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप गए भैया, हम नहीं, आप चलो गए, आप गए वो बढ़िया, आपने बढ़िया स्पीच दी, अमेरिका के राष्ट्रपति खुश हो गए, भैया जी को टाइटल देना है। अब आपको टाइटल तो मिल रहा है, लेकिन इंडिया में टाइटल अलाउड नहीं, वहाँ तो ले लिया, इंडिया ले कैसे आओ टाइटल? अब टाइटल कोई सामान नहीं है जो साथ में लिए चले आ रहे हो अपने। टाइटल तुमको दे दिया गया, तुम्हारे नाम के आगे जोड़ दिया गया। तो साहब ये जो टाइटल क्या अगर किसी विदेशी देश के या दूसरे देश के द्वारा दिया जा रहा है किसी भारतीय नागरिक को, इंडियन सिटीजन को, तो क्या वो व्यक्ति अपने साथ टाइटल रख सकता है? क्वेश्चन ये। सो द आंसर इज व्हाट? नो। ये कंडीशंस हैं, क्वेश्चन बनते हैं यहीं से। क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि यदि किसी भारतीय नागरिक के द्वारा किसी दूसरे देश के द्वारा टाइटल या उपाधि धारण की जाती है तो क्या अनुच्छेद 18 का उल्लंघन होगा या नहीं, ये किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा, किस अधिकार का उल्लंघन होगा, या है कि नहीं है, दैट टाइप।
तो याद रखिएगा, किसी विदेशी देश के द्वारा दी जाए वो उल्लंघन ही माना जाएगा, क्योंकि अगर आप भारत में रहेंगे आप टाइटल गेन ही नहीं कर सकते साहब। बस खत्म बात, सीधी सी बात है। एक कंडीशन ही हो गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन एक चीज और देते हैं आपको, एक कंडीशन दे के आगे बढ़ जाएंगे हम और हमारा समानता का अधिकार खत्म हो जाएगा। छोटी सी कंडीशन है साहब। चलो, बहुत सारे आपने ये देखा होगा कि फॉरेनर विदेशी हैं जो भारत में काम कर रहे हैं। बहुत सारे विदेशी ऐसे लोग हैं जो भारत में काम कर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं परमानेंट। एम्बेसी में देख लीजिए आपका, जैसे हमें आप जाएंगे तो यूएसए की एम्बेसी दिल्ली में बनी है, रसिया की एम्बेसी बनी, मतलब उनका हेडक्वार्टर, उनका पूरा राजदूत वगैरह सब बने हैं। और रूस में टाइटल की व्यवस्था है, चलो मान लिया हमने, मान लिया वहाँ पे। अब वो भारत में काम कर रहे हैं या भारत में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे विदेशी प्रोफेसर भारत में पढ़ा रहे हैं ना, भारत में काम कर रहे हैं, सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं वो, और वो टाइटल गेन किए क्योंकि उनको उस देश में मिला हुआ है। अब इंडिया में काम कर रहे हो, इंडिया का रूल है कि टाइटल गेन नहीं कर सकते साहब, क्या करना होगा? क्या टाइटल वो अपना धारण कर सकते हैं? मतलब जो बाहरी व्यक्ति है ना वो इंडिया में, हाँ सर, कोई विदेशी व्यक्ति है जिसे उस देश में टाइटल मिला हुआ है, उपाधि मिली हुई है, लेकिन वो भारत में सरकारी जॉब पे है या भारत में सरकार किसी ऐसी संस्था पे काम कर रहा है जो सरकार के साथ संबंधित है, तो क्या वो टाइटल गेन कर सकता है या नहीं? सीधा सा प्रश्न है भैया जी, पढ़े कभी हैं? बताइए। तो ऐसा क्या पढ़ने का मतलब कि याद है ना पढ़ने के बाद? इसमें एक कंडीशन है साहब, सुनिएगा, कि साहब वो टाइटल इंडिया में कोई व्यक्ति हो कोई धारण नहीं कर सकता। सिंपल सी कॉन्सेप्ट तो याद रखनी है। लेकिन इस वाली सिचुएशन पे अगर विदेशी नागरिक आती है, इसमें लिखना नहीं, मैं समझा रहा हूँ केवल आपको, इस वाली कंडीशन पे उसके पास एक ऑप्शन ये है कि राष्ट्रपति उसको इस बात के लिए अलाउ कर देता है, प्रेसिडेंट, तो वो टाइटल धारण कर सकता है, अन्यथा उसे अपना टाइटल छोड़ना होगा या तो नौकरी छोड़नी होगी। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रपति तय करेगा। राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर सकता है सर ऐसी कंडीशन हम धारण करना चाहते हैं, अगर राष्ट्रपति अलाउ करेगा तो ठीक है, अदरवाइज या तो टाइटल छोड़ दे या तो नौकरी छोड़ दे, और कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि भारत में टाइटल के साथ कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है भारत के नियम में। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नो, दिस वाज अ कंप्लीट अबाउट समानता का अधिकार। बात समझ में आ गई? समानता का अधिकार मैं एक बार शुरू करता हूँ फिर से आपको, फिर उसके बाद आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की ओर। तो समानता का अधिकार कंप्लीटली भैया जी समझ में आ गया ना? समानता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 में है, जिसमें आर्टिकल 14 आपने देखा, आर्टिकल 15 आपने देखा, आर्टिकल 16 देखा, आर्टिकल 17 देखा, आर्टिकल 18 देखा। आपसे क्वेश्चन अगर इस तरह पूछ ले, समानता के अधिकार के अंतर्गत कुल कितने अनुच्छेद आते हैं, तो कितने अनुच्छेद हैं? 5। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता सिंपल सा, तो वहां तुरंत निकाल लेना है। अगला मौलिक अधिकार कौन था? हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है। समानता का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, शोषण के विरुद्ध अधिकार था, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार था, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार था, और लास्ट वाला था हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार। द सेकेंड वॉज स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम डाल लीजिए, सेकेंड मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट है स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा जो दिया गया है, ये दिया गया है आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक हमारा दिया गया है, जिसके अंतर्गत 4 अनुच्छेद आ रहे हैं। आर्टिकल 19 आ रहा है, आर्टिकल 20 आ रहा है, आर्टिकल 21 आ रहा है साहब, आर्टिकल 22 आ रहा है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं भैया जी? अनुच्छेद हैं। आर्टिकल लिख लीजिएगा चाहे अनुच्छेद लिख लीजिएगा। वन बाय वन समझ लेते हैं सर। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 पहले इसको समझते हैं फिर आगे देखेंगे साहब। बताइए आर्टिकल 19 की क्या परिभाषा है या क्या है आर्टिकल 19? ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है अनुच्छेद 17, सॉरी अनुच्छेद 19, जिसमें बोला उसने क्या है? स्वतंत्रता किस प्रकार की आपको स्वतंत्रता है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, आपको बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता भैया? आर्टिकल 19 में, तो लिख लीजिएगा आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्लियर भैया जी? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसके तहत है? आर्टिकल 19 के तहत है। भैया जी आप कुछ भी बोल सकते हैं,
अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी के भी सामने। आपके अंदर भावना है किसी के प्रति, आप भावना के सामने कर सकते हैं साहब, लेकिन कंडीशन दी गई है साहब, अंडर द रिस्ट्रिक्शंस, अपनी लिमिट के अंतर्गत उसका कंडीशन लगाई जाती है साहब। हमने कहा आपको बोलने का अधिकार है, कल हमारे सामने आए भैया जी गुड इवनिंग, उसके बाद 2 गालियां बक दी, साथ कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। बोलने का अधिकार है साहब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे किसी दूसरे की इंसल्ट हो जाए या किसी की रिपुटेशन गिर जाए। बात समझ आ रही सर? ये भी दिया गया है सर, यानी कि बोलने के जो है व्यक्ति, आपकी आज़ादी है, बोलने का अधिकार आपको दिया गया है, स्पीच का अधिकार है आपके पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोल देना जिससे क्या हो, आपने साहब आपको बोलने का अधिकार है बोलिए, लेकिन आप अमेरिका गए और आपने भारत के खिलाफ बोल दिया साहब, बहुत लॉजिकल आंसर दे रहे हैं आपको, इंडिया के खिलाफ आपने बोल दिया, जाकर इंडिया में ही बोल दिया साहब आपने, तो साहब क्या है वो, फिर आपका बोलने का अधिकार हट चुका है। आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की क्या कर रहे हैं साहब, डिग्निटी को डाउन कर रहे हैं साहब, इसलिए ये आपको राइट नहीं मिलेगा सर वहाँ पे। मुद्दा सिर्फ इतना है। तो बोलने का अधिकार अवैध का कैसे 90% लगे ना, हमें तो बोलने की स्वतंत्रता है सर, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी लिमिट भी आप ध्यान नहीं किया, लिमिट से बाहर निकलेंगे तो लाठियाँ पड़ेंगी, पुलिस की पड़ेंगी, बाकी तो देशद्रोह का चार्ज भी लग जाता है, देशद्रोह तक का चार्ज लगेगा आपके ऊपर अगर आप ऐसी कंडीशन। और बहुत सारे प्रेजेंट टाइम में ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो जेलों में बैठे सिर्फ इस कारण, आर्टिकल 19 के तहत उनको अंदर कर दिया जाता है, और है अंदर। और योगी सरकार में तो खासकर मत ट्राई करिएगा। अभी कहीं पे एक, मुझे नाम नहीं आता, अभी 5-6 दिन पहले की बात आ रहे हैं, शुक्रवार का समय था, नमाज थी और मस्जिद के आसपास पूरी की पूरी काफ़ी लंबी थी, वहाँ पर लोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद करा। अभी 5-6 दिन की पहले की बात है, मतलब मैं किसी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो घटना मैं उसको बता रहा हूँ। वहाँ पर मुस्लिम आपका पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। योगी जी ने क्या किया, 10-15 जेसीबी एक साथ भिजवाई, जितने लोग के एरिया के बस्ती थे सारे के बस्ती घर एक साथ टूट गए। कहा बेटा लगाओ जिंदाबाद के नारे, जब तुम्हारे पर रहने घर ही नहीं रखेगा, तुम पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हो ना, जाओ पाकिस्तान, इंडिया में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं। अगर आप भारत का हिंदुस्तान मुर्दाबाद लगा रहे, सारे घर तोड़ दिए, सारी गर्मी ठंडी हो गई उनकी। तो योगी जी के राज है, प्रयास मत करिएगा, बड़े खतरनाक सिचुएशन रहे हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति क्या होता है यार, अभिव्यक्ति एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन कहते हैं। ऐसे का एक्सप्रेशन दे रहे हो जैसे कि उल्टी हो जाए, मतलब किसी के सामने देखा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब उनका चेहरा आप देख लो तो लगता है कि पिछले कई सालों से पेट की किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित है, ऐसा लगता है साहब चेहरे, मतलब उनके चेहरे में ही पूरी दुख भरा रहता है, जिंदगी का सारा भार ही नहीं करने, स्माइल रखे चेहरे, मुस्कुराता चेहरा रखे हमेशा। एक्सप्रेशन क्या है साहब, इसका मुद्दा लिखेगा, इसके साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्योंकि आप ऐसे तो पहचान पाएंगे नहीं। मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया साहब, फ्लैग होस्टिंग इज़ अ गुड एग्जाम्पल। आप झंडा रोहण करते हैं 15 अगस्त को, व्हाट इज दिस? दिस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस और इंजॉय, इनका इंजॉय चलता बंदा है। इट इज़ अ पैट्रियोटिक एक्सप्रेशन टुवर्ड द नेशन। आप देशभक्ति शो कर रहे हैं ना साहब, तो एक्सप्रेशन था, एक फॉर्म था। तो फ्लैग होस्टिंग अंडर द 19 आपको आर्टिकल देता है कि आप कर सकते हैं। पहले कुछ समय पहले आप झंडा रोहण घर में नहीं कर सकते, आप अलाउड है, कोई व्यक्ति झंडा रोहण कर सकता है, पहले कंडीशन नहीं थी, एक केस हो गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कर सकता है। तो जो आप झंडा रोहण कर रहे हैं ना साहब, वो भी आपको कौन सा अधिकार दे रहा? अगर आप ऐसे क्वेश्चन बना डाल दिया, अब आप कहेंगे स्वतंत्रता तो है, लेकिन कहाँ है? आर्टिकल 19 कहता है, क्योंकि आपको अव्यक्त का अधिकार है सर भैया जी। तो क्वेश्चन नहीं उठता है, तो फिर आप झंडा रोहण किसी भी देश का झंडा फहरा सकते हैं कि अपने देश का झंडा फहराएंगे? क्वेश्चन तो ये भी है ना, भैया जी का मन कर रहा पाकिस्तान का झंडा अपने घर के ऊपर फहराएंगे, फहरा सकते हैं सर आप। योगी जी झंडा सही उड़ाएंगे जैसे सर मजे की बात तो ये है कि आप किसी भी देश का झंडा फहरा सकते हैं, ये आज़ादी दी गई है सर, किसी भी देश का फहरा सकते हैं। सुनिए कंडीशन, क्योंकि कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, बाद में कह दें कि आपने किया तो आप करने लगो, छत में जाके पुलिस उठा ले जाएगी, तो कंडीशन समझ लीजिएगा कहाँ करना है, ये मौका पता करता है। आप किसी भी, आप देखते हैं नॉर्मल, आपको एग्जांपल देते हैं, आप महसूस कर लेंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कानपुर की स्टेडियम चल रहा, कानपुर नहीं चलो, मान लिया कि इस समय मैच चल रहा है न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड वर्सेस चल रहा है साहब, किसका? इंडिया चल रहा है। न्यूजीलैंड वाले किसको सपोर्ट करते हैं?
इंडिया करते हैं, इंडिया करते हैं, न्यूजीलैंड वाले इंडिया करते हैं। जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल फंसा तो हम लोगों ने किसको सपोर्ट कर रहे थे? न्यूजीलैंड कर रहे थे। जब इंग्लैंड जीत गई थी चीटिंग से कहते हैं, तो न्यूजीलैंड का सपोर्ट कर रहे थे। इसी प्रकार इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड का मैच चलेगा तो न्यूजीलैंड वाले अक्सर भारत को सपोर्ट करते हैं। साहब वो भारत का झंडा लिए बैठे रहते हैं स्टेडियम में। और आप देखिएगा जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का चलता है तो भारत का कुछ लोग झंडा लिए रहते हैं और कुछ लोग न्यूजीलैंड का स्टेडियम लिए बैठे रहते हैं। कभी महसूस करिएगा। साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच चल रहा है, अब न्यूजीलैंड वाले दर्शक रूम देखने आए तो वो इंडिया का झहराते रहते हैं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मूवमेंट तय करेगा। अब सुनिएगा सर, कंडीशन डिपेंड करता। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा था, इंडिया मैच हार गई, अब हारने के बाद छत में तुमने पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे हो। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फीलिंग अगेंस्ट द नेशन। आप इसका मतलब क्या है? या क्योंकि एक्सप्रेशन क्या है? फीलिंग। एक्सप्रेशन नथिंग इज ओनली द फीलिंग। एक्सप्रेशन सिर्फ फीलिंग है। इसका मतलब क्या है साहब? आपकी फीलिंग किसके प्रति चली गई? इंडिया हार रही तो आपको थोड़ा सा कम से कम एक अंदर भावना होनी चाहिए थी, हारी दुख, लेकिन आप खुशी जाहिर कर रहे हो पाकिस्तान झंडा। दिस इज द मूवमेंट। तो कंडीशन ये दी गई है, कोई किसी भी देश का झंडा फहरा सकता है, झंडे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। जब फ्लैग होस्टिंग समझ में आ गई बात, ये झंडा रोहण आपको अधिकार है साहब। दूसरा सुनिएगा, इसी के तहत आप गाना गाते हैं सर, सिंगिंग। सिंगिंग इज व्हाट? इट इज अ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। भैया जी, जब झुमका गिरा बरेली के बाजार में गाना गाते हैं तो क्या है? इट इज अ एक्सप्रेशन। गाना जो भी है क्या है? एक सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्सप्रेस थॉट ही तो है। शब्दों को तुमने पिरो के दे दिया। गाना सुनते भैया जी के अंदर इमोशन जागृत हो जाते हैं। दिस इज व्हाट अंडर आर्टिकल 19 कहता है। लेकिन अगर गाने में कोई ऐसा शब्द प्रयोग किया जाएगा तो फिर बैन लगा दिया जाता है साहब। बैन लगते नहीं, गाने में बैन लगाने की बात करते हैं, मूवी बैन में लगाने की बात करते हैं। तो क्या है? आर्टिकल 19 को आप तोड़ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। आप मूवी में ऐसा कोई सीन नहीं दिखा सकते जिससे क्या हो, विद्रोह की भावना, दंगे वगैरह हो जाए। जैसे पद्मावत में बड़ा बवाल हुआ था, फिर कुछ सीन डिलीट करने पड़े उसमें। तो क्या है साहब? सिंगिंग इट इज ऑल्सो अंडर द आर्टिकल 19, आपको राइट देता है साहब। और थोड़ा चलें डेप्थ में, बस करें। आर्ट, पिक्चर बनाते हैं सर आप, आपने बना दिया, मोनालिसा की पेंटिंग बनी साहब, आपने बनाया, बना चला गया कोई। आज भी लोग देखने जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं साहब? उसके अंदर का जो आर्ट था, इमोशन था, उसी ने तो बनाया उसको, पिक्चर को क्रिएट किया साहब, और वो देखने जा रहे हैं साहब। इट इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। जब आप पेंटिंंग बनाते हैं किस में अंतर्गत आता है साहब? आर्टिकल 19 है साहब। बहुत कुछ है आर्टिकल 19 अपने आप में। कीवर्ड आपको बस ध्यान रखने केवल, मतलब समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपको सिर्फ पढ़ना इसलिए नहीं कि साहब एग्जाम बैठना है, ऐसे ही पढ़ो कि नॉलेज आए, समझ में आए, चीज़ें आए, आपको मज़ा भी आए साथ में। तो ये आर्टिकल 19 ही बता रहा है साहब। लेकिन मुद्दे की बात में हो, आर्टिकल 19 इसके अलावा बहुत कुछ है, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी जरा समझिएगा। अब समझिएगा जरा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल 19 क्या क्या देता है आपको? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तो आपको देता ही देता है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बोलोगे किसके सामने? दीवालों से थोड़ा बात करोगे। उसके लिए तो भैया आपके पास लोग होने चाहिए। भाई जब आप बोलना चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं, लेकिन एक आदमी खड़ा है आपके सामने, आप भाषण थोड़ा देंगे? 15-20 लोग सुने तभी बोलने का मजा है। तो संविधान ये कहता है आर्टिकल 19 के तहत, आप सुनिएगा, लिंक कर रहा हूँ, समझ जाइएगा, नहीं रटोगे भूल जाओगे। आर्टिकल 19 कहता है कि साहब आपको एक जगह पर एकत्रित होने का राइट है, राइट टू असेंबल। लिखते चलिएगा पॉइंट, राइट टू असेंबल, एकत्रित होने का राइट है। अधिकार, इकट्ठा होने का अधिकार। तभी तो आप भाषण लेके देखते हो इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है रैलियों में आकर के। वो सब अधिकार है, आपको कोई नहीं रोक सकता है, बस कंडीशन वही आनी चाहिए साहब। एकत्र होकर कोई ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करेंगे जिससे आप मतलब बम विस्फोट की प्लानिंग कर रहे हैं, पता चल जाएगा, पुलिस तुम्हारी तोड़ देगी लाठियां मार मार के। ये तो कंडीशन हो गया, एकत्रित होने का अधिकार है साहब। अब एकत्रित होंगे तो साहब ये भी तो होता ना यार, इतने सारे लोग हमारे साथ हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, ये तो फीलिंग आएगी। यानी कि संगठन बनाने का भी अधिकार आपको दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन, राइट टू मेक ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए तो देखा होगा छोटे, ये दल, वो दल, युवा दल, ये दल, राष्ट्रीय दल, पता नहीं कौन कौन दल, ये जो अधिकार है जिसको देखो वही दल बना लेता। आप 4 लोग मिल जाओ, दल बना लो, रजिस्टर करा लो, इसका रजिस्ट्रेशन होता है पूरा। यानी कि अगला स्टेप क्या होगा? संगठन बनाने का अधिकार कौन दे रहा है? आर्टिकल 19 दे रहा है। मैं आपको केवल हल्का से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगला क्या जाएगा? लिंक कर लोगे, आसान हो जाएगा, नहीं रट नहीं पाओगे। क्यों? मतलब मैं संगठन अगले बार में रखा क्योंकि पहले आप एकत्र हुए होंगे, इकट्ठा हुए होंगे, असेंबल हुए होंगे, तो आप ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोच रहे होंगे, इसलिए लिंकअप करते रहिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। संगठन बनाने का अधिकार, ऑर्गेनाइजेशन। अब आप आम आदमी पार्टी ने एक बना ली अपनी पार्टी, दिल्ली में सरकार तो बना ले गई जब वो,
आपने संगठन बना लिया, अब वो चाहती पूरे पूरे भारत देश में पार्टी पहले है उसकी, तो चाहती उत्तर प्रदेश के चुनाव भी लड़ ले, पंजाब के चुनाव भी लड़ ले, हरियाणा भी लड़ ले, हर जगह भाग रही है। जब आप संगठन बना लेंगे तो आप ये थोड़ा चाहेंगे कि सिर्फ कानपुर तक सीमित रहें, आप प्रयास करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में आपका संगठन फैले। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, घर घर शहरों में जा जा करके आपको आंदोलन करने होंगे, धरने देने होंगे, धरने नहीं देने मतलब प्रचार करना होगा ना साहब। तो साहब ये भी अधिकार है, राइट टू मूवमेंट, आंदोलन करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए देखा होगा ना, आप बहुत सारे लड़के कहते हैं आंदोलन कर क्यों रहे हो, अरे साहब आपको पता ही नहीं था कि आपका वो अधिकार था, मौलिक अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। आप आज सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए बैठना चाहते हैं, बैठ सकते हैं। अब हाईवे में ना बैठ जाइएगा, नहीं ट्रक निकल जाएगा ऊपर से। हाँ, अकेले बैठे हो, पता धरना दे रहे हो, 15-20 लोग हो तो ट्रक रोकेगा, अकेले नहीं रोकेगा वो। तो आंदोलन करने का अधिकार है भैया, लिंक करते जाइएगा। अब देखिए, एकत्र होने का अधिकार होगा, संगठन बनाने का अधिकार होगा, आंदोलन कर रहे हैं। अब आप कानपुर से आंदोलन करते करते निकले दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस बन रहे हैं आप, दिल्ली चलो का नारा देते हो, पहुंच गए साहब वहां, दिल्ली पहुंच तो गए, वापस नहीं आ पा रहे हैं सर वहां से। अब आपको लगा दिल्ली बहुत अच्छी जगह है, चलो यहीं रहते हैं, लेकिन सोचो जस्ट इमेजिन कि जहाँ के रहने वाले हो सिर्फ आप वहीं रह सकते हो, दूसरी जगह रह ही नहीं सकते हैं, तो बड़ी मुसीबत होगी। तो हमारे देश में संवैधानिक तौर पर व्यवस्था की गई है कि साहब आप कहीं भी अपना रेजिडेंस बना सकते हैं, आप चाहे मुंबई में, ये हर देश में नहीं है, इंडिया में है साहब। ये तो बड़ा अद्भुत साहब इंडिया में लिखा है, फिर भी आप चिल्लाते रहते हो बाबा अम्बेडकर ने पता नहीं क्या कर दिया, ये कर दिया। एक छोटा सा मुद्दा आरक्षण को लिए और पूरी सोसाइटी बाबा अम्बेडकर की वोट लगाए, और जबकि उनको अभी ये नहीं पता आरक्षण है क्या, ये भी नहीं पता। और बाबा अम्बेडकर जी ने जो किया आरक्षण के लिए वो भी नहीं पता है क्या है व्यवस्था। जिस दिन आरक्षण का मतलब पता चल जाएंगे, आपको भी हर पल आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण ही मिल रहा है हर पल आरक्षण, लेकिन वो मतलब नहीं पता ना, इसलिए लोग लगे रहते हैं अपने बातों में। मुद्दा क्या साहब, आंदोलन करने का अधिकार के बाद साहब कहीं भी निवास बना सकते हैं, क्योंकि आपने मूवमेंट का तो लिंक करिएगा तो याद रहेगा, निवास बनाने का अधिकार। आर्टिकल 19 दे रहा है टू मेक अ रेजिडेंस। अच्छा लिख लो, वो लिखा है सब क्या, लिखा चुके हैं एक बार कि नहीं पहले, चलिए अच्छी बात है। निवास करने का अधिकार हो गया सर। अब अगर आपको निवास करने का अधिकार है तो अगला कौन सा अधिकार मिलना चाहिए सर आपके पास, और कौन सा चाहिए आपको अधिकार, सब तो मिल गए लगभग। आंदोलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, एकत्र हो सकते हैं। अब धारा 144 लगी तो मत कहिएगा संगठन एकत्र का, यही रिस्ट्रिक्शन है ये। अगर कानपुर में लगा दी गई CRPC, धारा 144 IPC नहीं होती, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग तो ये कंफ्यूज रहते हैं, इंडियन पिनल कोड अलग है, CRPC अलग है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। धारा 144 CRPC है, अलग होते हैं। DM जो लगाता है CRPC लगाता है, धारा 144। अक्सर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन, पता ही नहीं होता, बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता साहब, और चिल्लाते रहते हैं धारा 144 लगी है साहब। नाम सुने होंगे ना धारा 144, बहुत सुना आपने। CRPC ध्यान रखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है इसका। अब 144 लग गई साहब, 144 के तहत ये प्रावधान है कि एक साथ 5 लोग इकट्ठा ही नहीं हो सकते साहब। अगर DM ने आदेश जारी कर दिया तो सारे अधिकार बंद। अब वो जारी तभी किए जाते हैं जब दंगे की संभावना हो, या लोग वायलेंस कर रहे हो, या कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है जिससे आपदा बन सकती है। जैसे आप देखो कोरोना पीरियड में बाहर निकलना अलाउड नहीं था, तो 144 लगा दिया। DM के पास तो यहाँ तक का अधिकार है कि साहब वो अगर CRPC का यूज कर लेगा तो एक व्यक्ति भी नहीं बाहर खड़ा हो सकता है, इवन कि नॉट अ सिंगल। 5 लोग पहली कंडीशन है, और कंडीशन क्रिटिकल हो गई तो कहेगा एक व्यक्ति भी नहीं इकट्ठा होगा बाहर, एक से ज़्यादा व्यक्ति दिखेगा नहीं बाहर, कहीं सिंगल ही दिख सकते हो बस, वो भी नहीं अलाउड होगा, अंदर करा देगा, कर्फ्यू लगवा देगा। बहुत अधिकार है DM के पास, इसलिए DM को भी जान नहीं पाया हो, कहते हैं ना DM बहुत बड़ी ताकत है, अच्छे की वोट लगा सकता है। जिले के अंदर लगभग 73 के आसपास टोटल विभाग होते हैं पूरे जिले के अंदर। आपका जो जीवन चल रहा हो 73 के आसपास कार्य चल रहे होते हैं आसपास, लगभग ऐसा बताते हैं। 73 टोटल डिपार्टमेंट है, सबका हेड होता है वही, हर डिपार्टमेंट को जाके रोक सकता है, इतना पावर है। एक साइन सब कुछ बंद करा देगा उसकी। कोई फैक्ट्री, आप कितने बड़े उद्योगपति के हो, उसका एक सिग्नेचर आपकी फैक्ट्री बंद करा देगा, खुलवाते रहिएगा ऊपर से, फिर आप ज़्यादा ट्रांसफर ही करा पाओगे ऊपर से लेकर प्रभाव। सस्पेंड DM करा लोगे, नौकरी नहीं छीन सकते DM की, वो कोई नहीं छीन, नेता तक नहीं ले सकते, कि संवैधानिक नौकरी उसकी। बहुत पावरफुल होता है DM इज़ वेरी पावरफुल। इसे देखा होगा अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग उसके सामने खड़े होते साहब, सामने। कभी DM ऑफिस जाइएगा मौका लगे, क्योंकि आप गए नहीं साहब ना। समस्या ये ना कि आपने भी वो ऑरा नहीं देखा, फीलिंग नहीं देखी, आपको पता लगता है धरीपुर हुआ और ये धोबिर पुलिया और बम्बा, बस यही आप घूमे साहब, आपकी दुनिया है, आपको लगता है बस आप ही ज़्यादा हैं। कभी आप गलती से भी आप IPS के या SP का जो मुख्यालय होता है ना, वहाँ पहुँचिए और देखिए उसका फीलिंग क्या होती साहब। फॉर्चुनर BMW बाहर खड़ी है साहब,
और लोग जाते हैं सलाम सलाम, लाइन में बैठे, टेबल में घुसने नहीं देता आईपी जल्दी अंदर अपने ऑफिस में किसी को, नंबर दे आइए। अब डीएम अगर उस तरह का थोड़ा सा है तो अंदर आ जाने देगा, लेकिन अगर पावरफुल है भाई साहब, अपने पावर को यूज कर रहा है, किसी कोई नहीं, लाइन से आइए, सिस्टम से, भीड़ नहीं लगा सकते आप अंदर, क्योंकि मीडिया का उसके साथ हमेशा चलता है एक मीडिया कर्मी, बदतमीजी आप कुछ कर नहीं सकते उसके साथ, मीडिया कर्मी हमेशा रहेगा उसके साथ में। आजकल तो अधिकतर डीएम एसपी के साथ मीडिया कर्मी चलता है, कुछ भी नहीं कर सकते आप, होंगे नेता कहीं के होंगे। और जब भी कोई नेता कहेगा अपनी पावर दिखाता, कहता लिख के दे तो हम ट्रांसफर कर देंगे, छोड़ देंगे, आप लिख के दो बस। तो बड़ा मतलब मज़ेदार आइटम है। आखिरी अधिकार है आपके पास एक यहाँ भी, और वो अधिकार कौन सा है आपके पास? वो ये कहता है कि साहब आप सब कुछ कर ले गए, एकत्रित हो गए, संगठन बना लिया, आनंदल करके निवास भी आपने धारण कर लिया, आप दिल्ली पहुंच गए कानपुर से, और अब आपका दिल्ली में रहने का मन करने लगा, लेकिन नौकरी तुम्हारी कानपुर में थी, बिजनेस तुम्हारा कानपुर में था, और तुमको अब खाना पीना तो खाना ही है पेट भरने के लिए, तो तुम नौकरी ढूंढोगे दिल्ली में। तो संविधान बनाने वालों ने यहाँ तक लिख दिया कि तुमको कहीं भी व्यवसाय करने का अधिकार है, यानी कि आप व्यापार कर सकते हैं कहीं भी जा करके, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। लिख लीजिएगा, राइट टू ट्रेड, व्यापार करने का अधिकार। इसीलिए कह रहा हूं कम से कम अपने अधिकारों को तो पढ़ ही लो। मैंने टॉपिक पहला क्यों उठाया है? तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है साहब, जान है पूरे संविधान की, पकड़ है साहब, पता ही नहीं साहब, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया जी एक लाइन पकड़ लेनी, मैंने कहा पकड़ना, तो भैया जी एक लाइन पकड़े, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखे ना सोल नीचे से निकल जाए, हाँ सोल बड़ी खतरनाक चीज़ है। मुद्दा समझ में आया भैया जी? ये हमारे पास अधिकार हैं इसके तहत, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम यहीं पे इसको रोकेंगे, आर्टिकल 20 में प्रवेश करेंगे। टाइम क्या हो रहा है? टाइम है जी थोड़ा सा, आर्टिकल 20 देख ले कि बस करें? सर क्या कहते हैं? अब देख लेते तक, ठीक है सर, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं सर। आर्टिकल 20 कौन? ये कौन है सर? आप जाइए, चलिए आइए आर्टिकल 20 पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण था, ये आपने देखा है। इसके बाद अगला जो अनुच्छेद आता है वो अनुच्छेद है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जिसके बारे में अगर आप कहते हैं तो कल चर्चा कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? को कल ही कर लेते हैं सर, ठीक। चलिए आज यहीं पर रोकते हैं, आज की सभा को यहीं पर समाप्त किया जाता है। कल आर्टिकल सुनिएगा, आर्टिकल 20, 21, 22 बहुत इंटरेस्टिंग है, तो पढ़ेंगे इसको। आर्टिकल 21 इससे भी ज़्यादा जान है। अगर संविधान से सिर्फ एक आर्टिकल हटा दिया जाए तो संविधान का कोई मतलब नहीं है। वो कहता है अनुच्छेद 21, ये बाबा राम अम्बेडकर भी कहते थे, अनुच्छेद 21 को अगर आप हटा दें तो संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया आपका, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार यहीं भी लिखा है। और अगर आपके जीवन जीने का अधिकार ही हटा दिया जाए साहब, तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। भैया जी आए कल मार के चले गए आपको, क्योंकि अधिकार है नहीं साहब, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। ये लिख दिया गया यहाँ पे, देखेंगे इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार भी देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है? तो आज को यहीं पे रोकते हैं, आज सभा समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सर। हाँ भाई, धन्यवाद भैया।